इस मुल्क के लोग खुद कहते हैं कि जब हमारा आर्मीनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो हमारे पास पब्लिक को दिखाने के लिए सिर्फ 3 फ्लैग थे। एक ऑफ कोर्स इनका अपना फ्लैग, दूसरा टर्की का और तीसरा पाकिस्तान का। और ये वन ऑफ फ्यू कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, और दूसरा इमिग्रेशन के ऊपर भी मोस्टली बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाता। सो आज की वीडियो है आज़रबाईजान पाकिस्तानियों के लिए कैसा है। इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली टूरिज्म से रिलेटेड बात कर रहे होंगे और साथ साथ एजुकेशन, जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज इन अज़रबाईजान इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करें। प्लस इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि अगर आप $1000 पर मंथ ऑनलाइन बना रहे हो तो आपके लिए कुछ कंट्रीज़ रहने के लिए बहुत अच्छे हैं और उसमें अज़रबाईजान को भी शामिल किया जाता है। इस सब में कितनी रियलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ाज़ की। अज़रबाईजान का वीज़ा ऑब्टेन करना बहुत आसान है। जस्ट आपको ये जो वेबसाइट सामने नज़र आ रही है, यहाँ जाके आपने फॉर्म फिल करना है और ये इसको फिल करना इतना ही आसान है जितना आसान आपके लिए किसी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट साइन करना होता है। फिर भी मैं एक डिटेल वीडियो इधर ऊपर दे दूँगा, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, इस चीज़ को देख सकते हैं। इवन अगर आप फास्टली भी इनका वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी सेम डे के ऊपर भी आपको टूरिज्म का 30 डेज़ का वीज़ा मिल सकता है। वंस जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ जाता है तो सेकंड चीज़ आपके पास होती है टिकट्स की। टिकट्स के लिए जो पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट चलती है वो PAJ की है, जो कि बाकू तक जाती है डिफरेंट सिटीज़ से। अगर आप मज़ीद बजट में करना चाहते हैं तो कुछ एयरलाइंस हैं जो कि UAE के अंदर स्टॉप ओवर देती हैं और वहाँ पर आप कुछ घंटे रुक के फिर आगे बाकू के लिए जा सकते हैं। बाय द वे UAE से बाकू की फ़्लाइट्स बहुत सस्ती है। लाइक अगर आप दुबई जा रहे हो और आप अज़रबाईजान को साथ ऐड करना चाहते हो तो बहुत कम पैसों के अंदर आप ऐड कर सकते हो, और आपको ऐड करना भी चाहिए क्योंकि अज़रबाईजान एज अ टोटल आपके लिए 4 से 5 दिन का ही होता है। तो या तो यहाँ आने से पहले कुछ कंट्रीज़ को ऐड कर लें या फिर यहाँ से आप आगे जॉर्जिया वगैरह को ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन से ज़्यादा ठहरने का कोई मकसद नहीं होता अनटिल और अनलेस आप टूरिज़्म के अलावा किसी और पर्पज़ के लिए ना आए। वहाँ जाने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको PKR एक्सचेंज करवाना बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से अगर आपने अपने साथ कैश को कैरी करना है तो आपके पास या तो USD हो या फिर यूरो हो, पाउंड हो, इवन दिरहम या रियाल में हो तो आप उनको भी एक्सचेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर आप PKR लेके जाओगे तो आप जब एक्सचेंज करवाने की उसको कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। वैसे तो आपको बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज वाले निज़ामी स्ट्रीट के पास भी, ओल्ड सिटी के अंदर भी बहुत सारे मिल जाएंगे और उनमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कि PKR को एक्सेप्ट ही नहीं करते होंगे। इस वजह से ईजी आपके लिए यह है कि आप दिरहम लेके जाएँ या फिर आप USD लें। एक और चीज़ अज़रबाईजान की बहुत अच्छी है वो इमिग्रेशन है। वो लाइक इतनी स्मूथ है कि मैंने इतनी ज़्यादा स्मूथ ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर शायद ही किसी कंट्री के अंदर आपको होती हो कि जस्ट आप 5 मिनट के अंदर वहाँ पे एयरपोर्ट से फारिग होकर बाहर निकल जाते हो। सिर्फ आपने थोड़ी देर क्यू के अंदर खड़े होना होता है और उसके बाद आप फ्री हो। बाहर निकलने के बाद अगर आपने अपने टूर को बजट के अंदर करना है तो पहली चीज़ ये है कि आप वहाँ की सिम कार्ड लें। अदरवाइज़ अगर आप वहाँ की लोकल टैक्सी को यूज़ करेंगे तो आपके बहुत सारे मनात और नष्ट हो जाएंगे। मनात अज़रबाईजान की लोकल करेंसी है जो कि डॉलर के मुकाबले में बिल्कुल स्टेबल है। और अभी इस वक्त जो वीडियो बन रही है इस वक्त करंटली एक मनात की जो कीमत है वो 166 PKR है। दैट मीन अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर ऐप बेस्ड टैक्सी नहीं यूज़ करोगे तो आपके वहीं से ही मनात होना शुरू हो जाए। टैक्सी के लिए जो वहाँ के लोकल चीप्स ऐप है उसके अंदर बोल्ट है, हमारे पास यम्बो है। ये दो ऐप ऐसी हैं जिनके ऊपर आपके पास रेट काफ़ी कम आ रहा होता है। वैसे तो ऊबर के ऊपर भी ठीक ही मुनासिब चल रहा होता है, लेकिन इन 2 ऐप के ऊपर कोई ना कोई प्रमोशन भी आपको मिल जाएगी और इससे आप अपने बहुत सारे मनात बचा सकते हो। सो टूरिज़्म की गर्ज से अगर आप आए हो तो 4 से 5 दिन के लिए आए होगे तो ऑफ कोर्स आप बाकू के अंदर स्टे करोगे तो कोशिश करो कि आप जो स्टे कर रहे हो वो या तो निज़ामी स्ट्रीट के पास करो नहीं तो ओल्ड सिटी के पास करो। ये दोनों चीज़ें आसपास ही है, इनके आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने आगे से कोई टूर ऑपरेटर लेने हैं, किसी जगह के ऊपर विज़िट करने जाना है, आसपास बाकू के अंदर कुछ जगह हैं वो भी आप पैदल जाके भी विज़िट कर सकते हो या फिर इवन वहाँ पे आपको टूर ऑपरेटर बहुत आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सारी जगह आपके पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रहेंगी जिसे आप आसानी से जाके विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है वो दैट इज़ द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती, उनको अपनी ज़बान आती है, उनको टर्किश से बड़ा प्यार है, पाकिस्तानी फ्लैग लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड एक थोड़ा सा फ़नी वाक़या भी है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे होटल वालों के साथ थोड़ी सी जूठो महमा हो गई, क्योंकि एक इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कि वो बुकिंग एक्स्ट्रा ले लेते हैं और वहाँ पे उनके पास उतने रूम अवेलेबल नहीं होते, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको डिफरेंट जगह के ऊपर अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि booking.com के ऊपर या फिर अगूडा के ऊपर बुक करके जाते हैं। ये कंप्लेंट बहुत सारे लोगों ने की, इस वजह से मैं कहता होता हूँ कि आप सिर्फ 1 या 2 दिन की बुकिंग करवा के जाओ, वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देख लो और उसके बाद आप अपनी बुकिंग को एक्सटेंड कर लो, जो कि बाद में आप वॉक इन करके भी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो वैसे भी। एक्सपीरियंस के ऊपर वापस आते हैं, जब ये सब कुछ हो चुका हुआ तो फिर उसके बाद बस जब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि यार कोई रेस्टोरेंट पास है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे था और मुझे नहीं पता था कि आसपास रेस्टोरेंट्स वगैरह का क्या सीन है। तो मैंने उससे पूछा कोई रेस्टोरेंट पास है, तो उससे नहीं समझ में आया। उसके बाद जब मैंने उसे इशारों से समझाने की कोशिश की तो उसने अचानक से कहा हाँ, अपने साथ आने का कहा, और साथ ही जाके उसने मुझे पब में खड़ा कर दिया। सो दैट इज़ टोटली नॉर्मल। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर इलीगल हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इवन दो तकरीबन सभी ग्रोसरी स्टोर जो छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर हैं जिसके अंदर आपको इस तरह की चीज़ें पड़ी नज़र आती। सो दैट इज़ अप टू द पर्सन, लेकिन वहाँ के लोकल्स के मुताबिक आप हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी शायद इन्हीं कामों की नज़र आते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि टूरिज़्म के अलावा किसी और पर्पस के लिए अज़रबैजान जा रहे हैं, तो उनके लिए लाजमी है कि वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जितना जल्दी सीख सकते हैं वो लाजमी सीख लें। लैंग्वेज कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी सारी ज़बानों का मिक्सचर है। इवन आप जब कोई बोल रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि दरमियान में उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं। आप थोड़े ही दिन में उनकी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो और उसे सीखना शुरू कर सकते हो। और इसके बाद पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर मुसीबत पड़ती है तो वो खाने की होती है, खाने की होती है। सबसे पहले जाके टेंशन इसी चीज़ की पड़ती है। सो अगर आप दुबई के, सऊदीया के, टर्की के खानों से फेमिलियर हो तो आपको यही चीज़ें यहाँ जो मिर्च मसाले वगैरह आप पाकिस्तान में देख के आए हो, यहाँ पे आपके लिए मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो लोकल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करें दूसरे रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में तो ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव। वैसे मेरी सजेशन ये है कि अगर आप टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए आए हो तो वहाँ की लोकल डिशेस को ट्राई करो बनिस्बत इसके कि आप दूसरे फूड्स को ट्राई करो। ये बाकू का रेस्टोरेंट है। इन्होंने जब मुझे इनका पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूँ का ये भी आए थे यहाँ, पहचान तो लिया होगा। वैसे उनके खाने ठीक होते हैं, मुनासिब होते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्वांटिटी वाइज देखें तो वहाँ पे क्वांटिटी के अंदर काफ़ी कंजूसी की जाती है, जो कि हमारे यहाँ शायद हमारे कंट्रीज़ के अंदर इस तरह से नहीं किया जाता, ना ही अरब कंट्रीज़ के अंदर किया जाता। वैसे हलाल फूड का आपको इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं होती और वहाँ पे आपको खुलेआम मिल रही है। अगर हम टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके पास बाकू का व्यू पॉइंट है, वहाँ से फिल्म टावर भी नज़र आता है। इसके अलावा मिनी वेनिस है, ओल्ड सिटी है, निज़ामी स्ट्रीट और उसके आसपास का एरिया है। इसके अलावा कुछ म्यूजियम्स वगैरह है, थोड़ा सा समंदर का व्यू पॉइंट है। दैट इज़ होल बाकू फॉर यू। इसके अलावा कुछ टूर हैं जो कि सिटी से बाहर के हैं, जिसके अंदर आपके पास गबाला आ जाता है। दीवारें भी ठंडी हैं, आपके हाथ नहीं लगते, और सर्दी इतनी है कि वीडियो में मैं बता नहीं सकता, और स्टेप भी बहुत छोटे छोटे हैं। सो वी आर वेरी यूज टू इट, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस ऐसे स्टेप्स के ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। जो सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग आते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। आई थिंक कैमरा इन चीज़ों को इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता जितना अच्छा कि आप इधर इसको एंजॉय कर सकते हैं इस जगह को। सो इट्स अ स्की रिजॉर्ट इन गबाला। और कुछ ये जगह आ जाती हैं। इट्स बिट लाइक नेचुरल हीटर, बगैर बिल के बैठे इधर सेकते रहो। जस्ट आपने वहाँ पे टिकट की प्राइस पे की और यहाँ की जितनी मर्ज़ी देर सेक के चले जाओ। क्या ख्याल है वैसा? पाकिस्तानियों वाली सोच तो जागी जाती है ना फिर।
और इन सब जगह के ऊपर मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खुद जाके विजिट करें। आप वहाँ पे लोकली किसी टूर ऑपरेटर को हायर करें जो कि आपको साथ-साथ चीज़ों में गाइड भी कर रहा हो, और उसके साथ थोड़ा-सा नेगोशिएट करें, क्योंकि उनकी प्राइस कुछ ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फिक्स होती है। आप बहुत आसानी से उसे कम भी करवा सकते हैं और उसके अंदर आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कोशिश करें जिस टूर ऑपरेटर के साथ आप बुकिंग करवा रहे हैं उसमें टिकट्स भी इंक्लूड करवाएँ। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर आप खुद जाके पे करते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई कार्ड वगैरह है और इस तरह की चीज़ है तो वो अपने साथ लेके जाएँ, ताकि आपको स्टूडेंट्स वाला डिस्काउंट मिल सके टिकट्स के ऊपर अगर आप खुद से परचेज करें। वैसे टूरिज़्म के लिए एज अ ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाकू या अज़रबैजान बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, इसलिए इसके साथ कोई ना कोई एक कंट्री लाजमी साथ में ला लें या फिर इस टूर को शॉर्ट रखें। ये वो जगह है जहाँ पे आए बगैर आपका बाकू का ट्रिप कबूल नहीं होता, और इस जगह का नाम है द बर्निंग माउंटेन्स। इसका थोड़ा सा उससे भी समझते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म हुई है तो आपको तकरीबन वो ही जगह वहाँ पे मिलेंगी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, मैनेज तरीके से। ये तो सारी चीज़ें हो गई थी टूरिज़्म के लिए। अब थोड़ा सा हम मैप्स का कंपैरिजन कर लें। अगर हम अज़रबैजान को और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो अज़रबैजान पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है, और पाकिस्तान के अंदर आपको उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जस्ट आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल रहा है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो एवरेज वेज है वहाँ पे, जो कि एवरेज मंथली वेज है, वो भी तकरीबन 500 बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग और जॉब्स कर रहे होते हैं वो तकरीबन इतना बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी सर्विस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि काम करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं उसके अंदर, वो इससे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे होते हैं। क्योंकि उनकी इकॉनमी टोटली ऑयल के ऊपर चल रही है, टोटली इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर चल रही है। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिले। मतलब वहाँ पे अगर आप 1000 मनात की आपको जॉब मिलती है तो उसे बहुत अच्छी जॉब कंसिडर। तो ये भी सच है कि अगर आप $1000 पर मंथ के ऑनलाइन बना रहे हो तो आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हो। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जब आपने वहाँ पे जाके रहना है तो आपको वहाँ की या तो PR लेनी पड़ेगी या फिर आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होना पड़ेगा। तो PR लेने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस इन्वेस्टमेंट ही करना। इसके अलावा अगर हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अगर बात करें तो वहाँ के लोकल तो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे हम हर चीज़ खुद बना रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि क्योंकि उनकी इकॉनमी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर है या फिर अब उन्होंने टूरिज़्म के ऊपर शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्रीज वगैरह इस तरह की इंडस्ट्री बहुत कम नज़र आई। तो यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं वो अज़रबैजान एक्सपोर्ट की जा सकती है। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी लॉस की रिस्ट्रिक्शन होगी, वो जाहिर सी बात है, जब बंदा इसके अंदर जाता है तो तभी चीज़ों का पता चलता है। लास्टली अगर आप एजुकेशन के पर्पस के लिए आप वहाँ पे आए हो तो वहाँ उसके लिए भी आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑफर हो रहे होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपने सिर्फ सारा दिन यूनिवर्सिटी में तो नहीं गुजारना, आपने बाहर लोकल्स के अंदर भी आना है, आपने अपना खाना पीना भी करना है, आपको इलाज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास तब भी कोई चाराकार नहीं है कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ऑफिशियली स्टूडेंट को वो जॉब्स अलाउ नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे और जॉब साथ साथ किसी न किसी तरीके से कर रहे हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप इस काम के लिए आ रहे हो कि आप यहाँ पे आके पैसे कमा कर पाकिस्तान में बेच सकोगे, तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अज़रबैजान आपको ऑफ़र नहीं कर रहा हो। स्टिल ऑफ कोर्स पाकिस्तान से काफ़ी बेटर है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एवरेज वेज भी बताई और बाकी चीज़ें भी बताई, इस हिसाब से आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र नहीं हो रही हो। बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानियों ने अपने रेस्टोरेंट भी बनाए हैं, कुछ लोग और भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी बिज़नेस करते हैं। इस तरह आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत सारी मिलेगी। तो एंड में इसको सम अप करते हैं, अगर आप टूरिज़्म के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो 4 से 5 दिन से ज़्यादा ना जाएं। अगर आप एजुकेशन के पर्पस से जा रहे हैं तो कोशिश करें पहले से ही अपने एडमिशन के बारे में ये बाकी सारे काम पहले से करके जाएं, ताकि आप 30 डेज़ का जो वीज़ा लेके जा रहे हैं आपको सिर्फ एक ही दफ़ा इन एंड आउट होना पड़े। लास्टली अगर आप जॉब के या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अज़रबैजान जा रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज सीख के जाएँ। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर मैं हर किस्म के एस्पेक्ट को कवर कर सकूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ रह गई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसी सीरीज़ के अंदर
नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और कंट्री के बारे में मुलाकात होगी। ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।